नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं कि एक बड़ी शानदार विश्व यात्रा पर निकल रहे हैं अरे वाह। और हमारा गाइड है एक कमाल का इन्फोग्राफिक जिसमें दुनिया के 7 नए अजूबों को दिखाया गया है। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन जगहों के एक लिस्ट देखना नहीं है, बल्कि उन कहानियों, उस इंजीनियरिंग और उन संस्कृतियों को समझना है जो इनके पीछे छिपी हैं। बिल्कुल। चीन की विशाल दीवार से लेकर ब्राजील की मशहूर मूर्ति तक, आखिर इन जगहों में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इन्हें अजूबा मानती है। और मजे की बात यह है कि ये सभी जगह इंसान की सोच और उसके कुछ बड़ा कर गुजरने के जज्बे का सबूत है। सही बात है। हर एक अजूबा हमें बताता है कि उसे बनाने वाली सभ्यता के लिए क्या जरूरी था, उनकी क्या खासियत थी। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। नहीं। ये वो इतिहास है जिसे पत्थरों पर लिख दिया गया है। क्या बात है। चलिए तो शुरुआत उन 2 अजूबों से करते हैं जो बड़ी बड़ी सल्तनतों की ताकत और इंजीनियरिंग की मिसाल है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले चीन की महान दीवार। इस इंफोग्राफिक को देखकर ही अंदाजा लगता है कि ये कितनी विशाल होगी। इसमें लिखा है कि इसकी कुल लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 21,000 किलोमीटर? हाँ, दिल्ली से लंदन जाकर वापस आने से भी ज्यादा। ये तो सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसकी विशाल लंबाई से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसे बनाने में लगा समय। अच्छा। ये किसी एक राजा का काम नहीं था, बल्कि कई राजवंशों ने, जैसे मिंग राजवंश, उन्होंने सदियों तक इसे बनाया और मजबूत किया। तो ये एक तरह का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। हाँ, एक बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट। और इसे सिर्फ एक रुकावट के तौर पर सोचना भी गलत होगा। तो फिर क्या था ये? ये उस समय का एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क था। कम्युनिकेशन नेटवर्क? एक दीवार, वो कैसे? हाँ, क्योंकि इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉच टावर यानी कि पहरे की मीनारें बनी थीं। अच्छा। अगर किसी एक छोर पर दुश्मन का हमला होता तो इन मीनारों से धुआं या आग के सिग्नल दिए जाते थे। ओह, समझ गया। और ये सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर तक इतनी तेजी से पहुंचते थे कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर सेना को खबर मिल जाती थी। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सिर्फ हमलावरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी को कंट्रोल करने का भी एक शानदार तरीका था। ये तो उस जमाने का 5G नेटवर्क हो गया। और ये सोचना कि ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ इंसानी मेहनत से, ये दिमाग चकरा देता है। सही कहा। अच्छा, तो चीन की दीवार की तरह ही एक और साम्राज्य था जो अपनी इंजीनियरिंग की ताकत से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। रोम। हाँ, और इसके लिए हम रोम के कोलोसियम से बेहतर जगह नहीं सोच सकते। बिल्कुल। कोलोसियम रोमन साम्राज्य की शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। ये उस समय का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था, जिसमें 50 हजार से ज्यादा लोग, है ना? हाँ, 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये आज के किसी भी बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम जितना ही भव्य था। और इसकी इंजीनियरिंग भी कमाल की थी। रोमन लोग कंक्रीट और मेहराबों यानी आर्चेस का इस्तेमाल करने में माहिर थे, और इसी वजह से वो इतनी विशाल और खुली इमारत बना पाए। और यहाँ सिर्फ ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ ही नहीं होती थी। मैंने सुना है कि वो लोग इससे पानी से भरकर जहाजों की नकली लड़ाइयाँ भी करवाते थे। हाँ बिल्कुल। और जो बात इसे और भी शानदार बनाती है वो है जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता था। जमीन के नीचे का हिस्सा। एग्जैक्टली, जमीन के नीचे का हिस्सा, जिसे हाइपोजियम कहते हैं। वहां सुरंगों, पिंजरों और लिफ्ट का एक पूरा जाल था, जिससे जानवरों, ग्लैडिएटर्स और स्टेज के हिस्सों को, आप कह सकते हैं कि जादू की तरह अरीना के बीच में लाया जा सकता था। क्या बात है। तो ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था, ये एक विशाल जटिल थिएटर मशीन थी। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि लोगों को ये दिखाने का तरीका था कि रोमन साम्राज्य कितना शक्तिशाली और साधन संपन्न है। तो एक तरफ दीवार थी जो साम्राज्य को बाहर वालों से बचाती थी, और दूसरी तरफ कोलोसियम था जो अंदर के लोगों को काबू में रखता था। बिल्कुल। दोनों ही इंजीनियरिंग के साथ साथ सत्ता के भी बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए अब उन जगहों की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी ताकत से ज्यादा अपने रहस्य के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। मेक्सिको में चिचेन इट्जा से शुरू करते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है एल कैस्टिलो नाम का पिरामिड। हाँ। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसकी चारों तरफ की सीढ़ियों को अगर मिला दें तो 365 सीढ़ियां बनती हैं। साल का हर एक दिन। हाँ, साल का हर एक दिन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। माया सभ्यता के लोग खगोल विज्ञान और गणित में बहुत
बहुत आगे थे। उन्होंने इस पिरामिड को एक विशाल कैलेंडर की तरह बनाया था। लेकिन बात सिर्फ 360 सीढ़ियों पर खत्म नहीं होती। तो फिर इसमें और क्या राज छिपा है? साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं, हाँ, तब सूरज की रोशनी इस पिरामिड पर एक खास एंगल से पड़ती है। इससे सीढ़ियों पर एक परछाई बनती है जो बिल्कुल एक सांप जैसी दिखती है, अच्छा। और वो धीरे धीरे नीचे उतरती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पंख वाले सांप के देवता कुकुलकन आसमान से धरती पर आ रहे हों। कमाल है। ये आर्किटेक्चर और खगोल विज्ञान का एक ऐसा मेल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये पत्थर का बना एक ब्रह्मांडीय इवेंट था। वाह, मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि समय और ब्रह्मांड को समझने का उनका तरीका था। बिल्कुल। ऐसी ही एक और रहस्यमयी जगह है पेरू में, माचू पिच्चू। इनका साम्राज्य। हाँ, एंडीज पहाड़ों की चोटी पर बना एक पूरा शहर, और आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह पाया कि इसे क्यों बनाया गया था, या क्या ये किसी इनका राजा का गर्मियों का महल था, या कोई पवित्र धार्मिक जगह। और इसकी लोकेशन ही इसे बहुत खास बना देती है ना? और माचू पिच्चू की असली प्रतिभा इस बात में है कि इसे कुदरत के साथ कैसे मिला दिया गया है। उन्होंने पहाड़ों को काट कर शहर नहीं बनाया, बल्कि शहर को पहाड़ों का ही एक हिस्सा बना दिया। हाँ, और उनकी पत्थर की कारीगरी वो तो लाजवाब है। उन्होंने बिना किसी सीमेंट या गारे के बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह तराशा और फिट किया है कि उनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, पर ये करते कैसे थे? मतलब उनके पास तो लोहे के औजार भी नहीं थे। और यही बात आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। माना जाता है कि उन्होंने पत्थरों को दूसरे सख्त पत्थरों से घिस-घिस कर और शायद गीली रेत का इस्तेमाल करके इतनी सटीकता से तराशा। मतलब बेहिसाब सब्र और सटीकता का काम। हाँ, उन्होंने प्रकृति पर जीत हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बनाया। ये तालमेल ही माचू पिच्चू को इतना जादुई बनाता है। इसी कड़ी में एक और जगह है जॉर्डन में, पेट्रा। द रोज सिटी। हाँ, द रोज सिटी। जब भी मैं पेट्रा की तस्वीरें देखता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि उस पहले खोजकर्ता को कैसा लगा होगा जब वो उस तंग घाटी से गुजरा होगा और अचानक उसके सामने अल खजीने यानी द ट्रेजरी की इमारत आ गई होगी। हाँ, वो पल तो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, और इसी वजह से इसे लॉस्ट सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि ये सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। और पेट्रा की खासियत यह है कि ये शहर बनाया नहीं गया, बल्कि उसे गुलाबी रंग की चट्टानों को तराश कर उकेरा गया है। इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर है। और ये सिर्फ एक दो इमारतें नहीं बल्कि एक पूरा शहर था, है ना? हाँ, ये नबाथियन साम्राज्य की राजधानी थी और उस समय के व्यापार मार्गों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। रेगिस्तान के बीच में। हाँ, रेगिस्तान के बीच में। और इसके बावजूद उन्होंने पानी को इकट्ठा करने और सप्लाई करने का एक बहुत ही उन्नत सिस्टम बना रखा था। तो पेट्रा सिर्फ कला का ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और व्यापारिक समझ का भी एक अद्भुत नमूना है। ये शहर नहीं बल्कि एक विशाल मूर्ति कला है। तो हमने साम्राज्यों की ताकत देखी और फिर इंसानी ज्ञान और रहस्य को। अब आखिर में उन दो अजूबों की बात करते हैं जो प्यार और आस्था जैसी गहरी भावनाओं से जुड़े हैं। और इसमें भारत के ताजमहल से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। सही बात है। ताजमहल को अक्सर सिर्फ प्यार की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जो वो है भी। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। हाँ, लेकिन ये उससे कई ज्यादा है। ये मुगल वास्तुकला का आप कह सकती हैं कि शिखर है। इसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इसकी सिमेट्री यानी बनावट का संतुलन वाकई देखने लायक है। हर चीज एकदम परफेक्ट लगती है। और वो सफेद संगमरमर। और उस संगमरमर की खासियत यह है कि वो दिन के अलग अलग पहर में अपना रंग बदलता है। अच्छा। सुबह गुलाबी, दिन में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। ऐसा लगता है जैसे इमारत जिंदा हो और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हो। वाह। इसके चारों तरफ के बगीचे और पानी के फव्वारे सब मिलकर धरती पर स्वर्ग की एक कल्पना को साकार करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है। नहीं, ये एक अनुभव है। और हमारी इस यात्रा का अंत होता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति पर। ये बाकी अजूबों की तरह हजारों साल पुरानी नहीं है। इसे 20वीं सदी में बनाया गया है। फिर भी इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में जगह मिली है। हाँ,
क्योंकि इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। ये 30 मीटर ऊंची मूर्ति कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और इसकी खुली बाहें जैसे पूरे शहर को गले लगा रही हों। ये सिर्फ रियो या ब्राजील का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति और उम्मीद का एक प्रतीक बन गया है। और इतनी ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर इतनी विशाल मूर्ति खड़ा करना इंजीनियरिंग के लिहाज से भी कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक आधुनिक चमत्कार है। इसे बनाने वाली टीम को तेज हवाओं, घने कोहरे और उस दुर्गम जगह तक सारा सामान पहुंचाने जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसे बनाया किस चीज से गया है? इसे प्रबलित कंक्रीट मतलब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया है और बाहर सोपस्टोन की परतें लगाई गई हैं। अच्छा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये तेज तूफानों और यहाँ तक कि बिजली गिरने का भी सामना कर सके। भले ही ये प्राचीन ना हो, पर इसे बनाने में लगी सरलता और इसका संदेश इसे बाकियों की तरह प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने चीन की रक्षात्मक दीवारों से लेकर भारत के प्रेम के स्मारक तक और माया सभ्यता के खगोलीय ज्ञान से लेकर रोमन मनोरंजन तक की यात्रा की। हाँ, ये अजूबे सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये अपने आप में इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। बिल्कुल। और इन सब में एक धागा कॉमन है। ये दिखाते हैं कि किसी भी सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता था, चाहे वो ताकत हो, ज्ञान हो, आस्था हो या फिर प्यार। कोलोसियम ताकत का जश्न मनाता है, चिचेन इत्जा ब्रह्मांड के ज्ञान का, और ताजमहल मोहब्बत की खूबसूरती का। सही कहा। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान किसी बड़े मकसद से प्रेरित होता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इन सभी अजूबों को बनाने वाली महान सभ्यताएं आज नहीं है, उनका पतन हो गया, लेकिन उनकी बनाई ये रचनाएं ये आज भी खड़ी हैं और हमें प्रेरित कर रही हैं। सही बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं जो सदियों बाद भी लोगों को इसी तरह हैरान और प्रेरित करेगा।